सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट, ठीक है। ये लेसन हमारा आज का होने वाला है, हमारा टॉपिक होने वाला है। इससे पहले कि अगर हम बात करें, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन हमने कौन सा पढ़ा? हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। थर्ड हमने कौन सा पढ़ा? मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट, जिसमें हमने हंस ऑस्टेड प्रिंसिपल किया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हंस ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। देन कौन सा? बायर-सावर्त लॉ, एम्पियर-सर्कुलर लॉ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, है ना। देन हमने कौन सा आज कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब भाई हमने देखा कि चार्ज रेस्ट में कैसे बिहेव करता है, चार्ज मोशन में कैसे बिहेव करता है, और जब चार्ज मोशन में है तो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब फैराडे का हुआ दिमाग खराब, ठीक है। बायर-सावर्त लॉ ने कहा कि किसी कंडक्टर के अंदर से अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके इर्द गिर्द क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन ऑफ थीटा, है ना। तो वो कहा था किसने? बायर-सावर्त लॉ ने कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जनरेट होता। ये किसने एक्सपेरिमेंट किसने ऑब्जर्व किया था? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर किसने दिया था? ये हंस ऑस्टेड ने दिया था। किसने दिया था? हंस ऑस्टेड ने दिया था, ठीक है। फिर फैराडे भाई साहब आए एंड फैराडे भाई साहब ने कहा भैया ठीक है, अगर करंट से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो ऐसा तो होना चाहिए ना कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट जनरेट करना चाहिए। और इक्वल एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन। उनका दिमाग खराब हो गया, न्यूटन को पढ़ के बैठे थे शायद, है ना। तो फैराडे भाई साहब ने कहा कि भाई अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से करंट को भी हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया था? हंस ऑस्टेड ने दिया था, न्यूटन ने नहीं। हंस ऑस्टेड ने दिया था। न्यूटन का थर्ड लॉ में ऐसे ही जोक मार रहा हूं, ठीक है, ओके। तो फैराडे का ये लॉ था। एंड फैराडे के इस लॉ से पहले हमारे पास आता है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड आपने कहाँ पे पढ़ा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा, है ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस है ना? डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मुझे कोई डिफरेंस बता सकता है कि क्या क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में? इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, एक डिफरेंस हो गया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है। दूसरा, सो स्ट्रेट होती है, इसमें कर्व्ड होती है। हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट होती है, नॉर्मली आउटवर्ड और नॉर्मली इनवर्ड, और इसमें ये कैसी होती है? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्ड होती है, यस। और तीसरा, डाइपोलर होता है, तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं मैग्नेटिक ओके। इफेक्ट में। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज होता है, उसमें नॉर्थ साउथ नहीं होता, उसमें चार्ज होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से निकलता है और मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट से निकलता है, और ये डाइपोलर होता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन मैग्नेट जब भी एग्जिस्ट करेगा वो दो में एग्जिस्ट करेगा। चाहे जो मर्जी कर लो, उसके दो पोल्स होने वाले हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और
कितने डिसिमिलरिटीज हो गई? 3-4 होगी ना। बस एक ही बच्चा पढ़ता है क्या क्लास में? बाकी लोग ना पढ़ते क्या? तनु सर जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है सर E=2AQ और मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है 2M। E इज 2AQ। अरे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी तो इतना ही होता है, कैपिटल M = 2L × स्मॉल m, है ना। अच्छा सिमिलैरिटीज बता दो। सिमिलैरिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिमिलैरिटीज होंगी? आएगा? इन दोनों का एक फील्ड एरिया होगा जहाँ तक इनका इफेक्ट जा सकता है। यस, इन दोनों का एक एरिया होगा जहां तक हम इनकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, और कोई? आशीष, अनुज, बहुत बढ़िया, अच्छे। हाँ जी, सिमिलरिटीज बता दो। डिसिमिलरिटीज उसने बता दी 4-5। अब सिमिलरिटीज कोई बता दो मेरे को। तनु, अनुज, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पार्टिकुलर एरिया में से पास होती है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कॉइल के अंदर। हाँ ठीक है, ओके। वो फ्लक्स के बारे में नहीं हम बात कर रहे, ठीक है, फ्लक्स आपने सही कहा। मैं सिमिलरिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सिमिलरिटीज मतलब एकाग्रता, मतलब एकाग्रता नहीं यार, एकाग्रता तो अलग कंसंट्रेशन है ना। एक जैसा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उनकी एक जैसी है? देखने में एक जैसा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों चीज एक जैसा लग रहा है। मतलब क्या क्या चीजें वो सेम करती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या क्या सेम करती है? चश्मेश, क्या नाम है? सरप्रिया, बोलो। इन दोनों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में रख के वो करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं। वो वाली। अरे चैप्टर खत्म हो गया भाई, एक ही बच्चा जवाब दे रहा है पूरी क्लास में। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस सेम चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस सेम पोल निकलने वाले से रिपेल करेगा, है ना। और डिसिमिलरिटी की एक और, डिसिमिलरिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो लॉन्गिट्यूडनली वो कन्वर्ज करती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लॉन्गिट्यूडनली नहीं आती है, वो रेडियली चलती है, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, इसको इन चीजों को कंपेयर कीजिए। ठीक है भैया, तो फैराडे के लॉज पढ़ने से पहले हमें पता करना होगा कि सर फ्लक्स क्या होता है। आशीष बताएगा कि फ्लक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अनुज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ पाई से आप बताओ। लड़कियों के नाम भी लूं क्या? फिर आपके सर को टैग करूंगा। आप बताओ, आप बताओ, कौन बताएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बस वही एक। हाँ बताओ। सर जब किसी पार्टिकुलर एरिया में से फील्ड लाइंस निकलती है, जो फील्ड लाइंस होगी उन्हीं को बोलेंगे फ्लक्स।
यस एग्जैक्टली, किसी पार्टिकुलर एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास पास हो आउट रही हो है। सकती है, that is like- अगर ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है तो ज्यादा फ्लक्स है, और कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है तो कम फ्लक्स, दैट इज फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, तो हमें बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ऑफ ई, और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई के नीचे ई लिखा जाता है, एंड इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन एरिया। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन एरिया। सिमिलर हियर, magnetic flux, magnetic field is represented by B, so it will be represented by B, and is given by magnetic field lines passing through an area. Magnetic field lines passing through an, area. that is magnetic flux. So flux है, क्या है सर? फ्लक्स। फ्लक्स है तो मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में बात की जा रही है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में बात की जा रही है, तो अगर ये स्केलर है तो ये भी स्केलर है, क्योंकि हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। कोई एक एरिया है सर, मान के चलो ये मेरे पास एक एरिया है, ये एक पेपर है और पेपर के बीच में ये सुराख है, कार्डबोर्ड है, क्या है? कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड के बीच में सुराख है, ठीक है। अब अगर मैं एक पेपर यहाँ पे लेता हूँ, चलो एक और मैंने ले लिया, यहाँ पर एक और कार्डबोर्ड ले लिया, और नीचे से मैं यहाँ तो टार्च लगाता हूँ। चलो टार्च से अच्छे समझ आएगा आपको, शायद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करके भी देखा है ना, वहाँ पर वीडियो होगा। अगर मैं एक टार्च जलाता हूँ तो यहाँ से निकलने वाला रोशनी जो है वो क्या है? हम उस रोशनी को ट्रीट करते हैं एज अ फील्ड लाइन। क्या ट्रीट करते हैं? एज अ फील्ड लाइन ट्रीट करते हैं। देखिए बीच में सुराख इतना ही है, बीच में सुराख इतना ही है। जो एरिया यहाँ से पास आउट हो रहा है इसका कुछ रेडियस होगा स्मॉल आर, और इसका कुछ एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी ए, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है। किस शेप में है? सर्कुलर। इस सर्कल में से कुछ फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, कुछ रोशनी बाहर निकलेगी, है ना, कुछ रोशनी बाहर निकलेगी, वही रोशनी हमारे पास फ्लक्स है। यहाँ से जो बाहर निकलेगी, जो आगे जाके इसके ऊपर यहाँ पर क्या बनाएगी? शेड बनाएगी, सर्कल शेप में शेड बनाएगी ना, है ना। तो जो शेड बनाएगी दैट इज द फ्लक्स। बाकी का फील्ड जो है वो कहाँ पे ब्लॉक हो गया? बाकी का फील्ड तो यहाँ पे ही ब्लॉक हो गया ना, जो बाकी फील्ड लाइन थी। खाली वही आगे गया जिसको रास्ता मिला। अब क्या होगा? अब सर देखिए, इसमें से अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो एरिया वेक्टर क्या होता है? हमने एरिया वेक्टर पढ़ा था, बताओ एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या होगा? ये एरिया हमारे पास एज यूजुअली अगर हम बात करें तो एरिया हमारे पास स्केलर है, लेकिन फिजिक्स के कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ चीजों को समझने के लिए हम एरिया को ट्रीट करना पड़ता है एज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फ्लक्स ही उनमें से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरिया को कैसे कंसीडर करते हैं? एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी एरिया के ऊपर अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर वेक्टर गिरा रहे हैं तो उसका वेक्टर कैसा होगा? एरिया वेक्टर ये होगा, जबकि उसका एरिया हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बट द एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये एरिया मैंने लिया, जहां से हमारे पास क्या पास आउट हो रही है? फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है। तो इस एरिया के ऊपर एरिया वेक्टर कैसा होगा सर? वो कुछ ये होगा ना, ये होगा हमारे पास एरिया वेक्टर। ये इमेजिनरी होगा, कैसा होगा? इमेजिनरी होगा, क्योंकि ये पीस को काट के तो हमने बाहर फेंक दिया है। ये जो पीछे एरिया बचा है यही हमारे पास क्या है? इसी के ऊपर हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एरिया यहाँ से निकला हुआ है तो इसके ऊपर ये कैसे है भैया? परपेंडिकुलर में। कैसा है? परपेंडिकुलर में। मतलब इसका जो रेडियस होगा ना इस सर्कल का,
इस सर्कल के रेडियस पर इस एरिया वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, तभी जाके तो ऊपर पूरा सर्कल बन रहा है। अगर मैं ये बीच वाले कार्डबोर्ड को घुमा दूं, बीच वाले कार्डबोर्ड को घुमा दूं, फ्री है वो, और फील्ड लाइन तो वैसे ही बाहर की तरफ आ रही है। अगर मैं इसको घुमाता हूं तो क्या होता है? ऊपर ये शेड कैसा हो जाएगा? पार्टीशन हो जाएगी, ऐसा थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा ना, ओवल शेप में आता जाएगा। कैसा आता जाएगा? ओवल शेप में आता जाएगा। जैसे कि सर अगर मान के चलो कि ये कार्डबोर्ड को मैंने इतना घुमा रखा है, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरा ऐसा सर्कल बन रहा है। अब इसका एरिया वेक्टर, जब मैंने इसको घुमाया तो इसका एरिया वेक्टर भी साथ साथ में घुमा कि नहीं? इसका एरिया वेक्टर भी साथ साथ में घूमेगा नहीं। इस बॉल को पकड़ के मैं ऐसा घुमा दूं तो ये पेन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये भी तो घूमे, है ना? तो एरिया वेक्टर भी घुमा, लेकिन फील्ड लाइन जो है नीचे से वैसे ही पास आउट हो रही है। देयर इज समथिंग एंगल बिटवीन दिस एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइन। तो ऊपर शेप कैसा आएगा? जो ये ऊपर वाला कार्डबोर्ड है इसके ऊपर शेप कैसा आएगा? इसके ऊपर ऐसा शेप आएगा ओवल। और अगर मैं और ज्यादा घुमाऊं, मान के चलो कि मैं सीधा कार्डबोर्ड को ऐसे 90 डिग्री पे रखा पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो क्या उस सर्कल में से कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस पास हुई? कोई लाइट उस सर्कल में से पास होगी? So when there is no light passing through a circle, either no field line passing through the circle, then the flux through the circle is zero. Flux through the circle is zero. ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो कहता है भैया अगर मैं इसको, ये जो लाइट में डाल रहा हूं इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करता हूं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से रिलेट करता हूं, तो यहां से निकलने वाली फील्ड लाइन जो आगे जा रही है इस एरिया में से, वो फील्ड लाइन हमारे पास क्या होगा? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लक्स। एंड यही हमारे पास होगा या तो मैग्नेटिक फ्लक्स या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है देन इट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है देन इट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सर ये जीरो कब होगा? जब मैं इस पेपर को घुमाते घुमाते, देखो ये पेपर अभी कैसा है, कॉपी दे दे, ये पेपर कैसा है अभी, नीचे से लाइट जल रही है, नीचे से लाइट जल रही है और पेपर ऐसा है, और इसके ऊपर हमारे पास सर्कल कैसा बना रखा है हमने, इसका ये पोर्शन हमने ये निकाल दिया है। अभी ये ऐसा है और एक पेपर इसके ऊपर है जिसके ऊपर जो हमारे स्क्रीन एक्ट कर रही है। अगर मैं इसको घुमाता हूं तो ये यहां से निकलने वाली फील्ड लाइन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, और जब मैं बिल्कुल ऐसा 90 डिग्री रखता हूं तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, एरिया वेक्टर आपकी तरफ है और फील्ड लाइन नीचे से ऊपर जा रही है। तो इस सर्कल में से कितनी फील्ड लाइन पास होगी? जीरो होगी क्या? कोई पास आउट होगी इस सर्कल में से? कोई भी फील्ड लाइन पास आउट नहीं होगी। तो फ्लक्स थ्रू दिस सर्कल विल बी जीरो, है ना? So that is why phi is represented by, phi is given by phi equals to B dot A. It is equals to B dot A, and it will become is equals to B dot A cos of theta. Cos of theta. If theta between what? Between area vector which is represented by n cap. Which is represented by n cap. If theta between area vector that is n cap and magnetic field line is 0 degree. How much? 0 degree. Then flux will be maximum. Phi of B is equals to B dot A cos 0 degree will be 1. Then it will be maximum. ये कितना होगा सर? मैक्सिमम होगा कि नहीं? ऊपर जो सर्कल बनेगा वो पूरा बनेगा कि नहीं? बनेगा, है ना? पूरा बनेगा ना। और जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ किसी पार्टिकुलर एंगल पर लेके आता हूँ तो वैसे उसका जो सर्कल का एरिया है वो कम होता जाएगा, और फिर अगर और ज्यादा घुमाता हूँ तो फिर सर्कल बढ़ता चला जाएगा, और फिर जब बिल्कुल ऐसे है तो फिर फुल सर्कल, फिर ऐसे घुमा रहा हूँ तो फिर से सर्कल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, फिर और ज्यादा घुमा रहा हूँ तो सर्कल फिर से बढ़ रहा है। मतलब सर्कल तभी मैक्सिमम होगा जब हमारे पास इसके और इसके प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर एरिया वेक्टर के बीच में देखें तो हमारे पास 0, अगर प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द एरिया के बीच में देखें दैट विल बी 90। यस सर, ठीक है, प्लेन का ध्यान रखना। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना
कि भाई एंगल थीटा चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स व इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो सकता है और होगा भी, है ना। फाई किसके बराबर है? बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा। और हमें इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही काम होगा कि फाई को हम बार बार चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के कितने तरीके सर देख लो, इसमें ही देख लो भैया। अच्छा, इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा बिटवीन एन वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, देन फाई विल बिकम इज इक्वल टू फाई ऑफ बी इज इक्वल टू 0। यस, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर उस वक्त आगे की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। सिंपल है, ठीक है, ओके। तो उस वक्त हमारे पास कितना होगा? 0 होगा। अब बात करते हैं जो भी मैं इससे पहले पॉइंट बता रहा था, फाई किसके बराबर आया? बी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज by which we can vary the magnetic field? There are 3 ways. There are 3 ways by which we can vary the magnetic field, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, change the value of B, phi will be changed, keeping A and theta constant. Vary the magnetic field, magnetic flux will definitely vary. अगर मैं नीचे से ही मैग्नेटिक फील्ड की 10 लाइन डालता हूं, 8 लाइन डालता हूं, 7 लाइन डालता हूं, तो आगे कितनी जाएंगी? आगे भी तो वही जाएंगी जो मैं पीछे से डाल रहा हूं। वैरी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फाई विल वैरी। छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, एरिया जैसे बढ़ेगा घटेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा घटेगा। और तीसरा सबसे सरल कि भाई इसको पकड़ के घुमाओ, एंगल को चेंज करो, थीटा को चेंज करो, फाई चेंज हो जाएगा। आपका जो मोटर काम करता है ना, डायनामो काम करता है ना, डायनामो देखा वर्क करते हो, हाइड्रो पावर प्लांट पे देखा डायनामो वर्क करते हैं। इतना पानी स्टोर किया जाता है डैम में, किस लिए स्टोर किया जाता है? जस्ट बिकॉज टू रोटेट द डायनामो, डायनामो को रोटेट करने के लिए, उसका शाफ्ट को रोटेट करने के लिए। और उसके शाफ्ट के साथ अंदर क्या लगा है? कॉइल लगी है। और कॉइल के साथ जैसे कॉइल रोटेट करेगी, मतलब यही मान कर चलो कि यही मेरे पास वो बोर्ड है, ये मेरे पास वो गत्ता है, इस गत्ते के ऊपर मैंने कॉइल को लपेट के रखा हुआ। अगर मैं इस गत्ते को घुमाऊंगा तो कॉइल भी घूमेगी, है ना। और अगर कॉइल घूमी, नीचे से मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना, क्योंकि थीटा चेंज होता है। और थीटा चेंज होगा तो cos ऑफ थीटा का वैल्यू चेंज होगा, और cos ऑफ थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो फाई चेंज होता रहेगा। सो सिंपली देयर आर 3 ways to vary the magnetic field. First, vary the magnetic field, you will get the varying magnetic flux. Second, change the area of cross section, you will get the varying magnetic flux. Third, change the angle continuously, you will get the varying magnetic flux. Clear? All about magnetic flux, okay? तो इसका ऐसा यूनिट जो है that is Weber, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट है that is Weber, and 1 Weber किसके बराबर होता है? जब भाई एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी 1 मीटर स्क्वायर से एरिया से पास आउट हो जाए ना, तब हम कहेंगे कि वो 1 वेबर के बराबर है। WB 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 1 वेबर के बराबर। व्हाट इज टेस्ला? टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एरिया, है ना। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, चलो भैया चलते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो हमारा जो इसका पहला क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा है फैराडेज लॉ। यस, फैराडेज लॉ।